नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपने पराए पराए अपने। बड़ी बड़ी सहमी सी वह दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहाँ देखे जा रही थीं। आशा भरी नजर से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वह बूढ़ी औरत आते जाते हर एक इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर चुप करके बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह बूढ़ी अम्मा जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, राहुल, बेटा राहुल। न जाने उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेजी से दौड़ती हुई हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज लगाने लगी, राहुल ओ राहुल बेटा। लेकिन 2 मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा सा छा गया। वह बूढ़ी अम्मा धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर गुब्बारे बेचता एक युवक उस बुढ़िया को न जाने कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी अम्मा ने उसकी तरफ उदास भरी नजर से देखा, फिर बोली, बेटा एक बात तो बताओ, टिकट काउंटर बहुत ज्यादा दूर है क्या? फिर उस गुब्बारे बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो अम्मा। फिर उस बुढ़िया ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक क्यों नहीं आया? वह युवक बोला, अम्मा टिकट काउंटर दाईं तरफ नहीं, अपने बाईं तरफ देखिए, पास में ही टिकट काउंटर है। नहीं, मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है। यह कहकर वह मुझे यहाँ बैठाकर चला गया। उस युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी बुढ़िया बोली, देखो ना बेटा, 2 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए, अब मैं क्या करूं? तभी गुब्बारे वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हैं तो आपको भूख भी लग रही होगी, लीजिए माँ जी, यह खा लीजिए। गुब्बारे वाले युवक ने बूढ़ी अम्मा को 2 पूरी और थोड़ी सी आलू की सब्जी अम्मा जी के हाथ में थमा दिया और बोला, वैसे तो अम्मा जी यह खाना मैंने अपने लिए लिया था, खाने के लिए समय ही नहीं मिला, आप खा लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। गुब्बारे वाला युवक कहने लगा, अच्छा माँ जी, शाम का समय हो रहा है, अब मुझे घर जाना है, अब आप भी यहाँ रुककर क्या करेंगी? अच्छा आप एक बात तो बताओ, आप कौन से गांव से आई हो? मैं आपको टिकट लेकर दे देता हूँ। उस युवक ने पूछा तो वह बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बात क्या है, कौन है यह बूढ़ी अम्मा और यहाँ इस वक्त रेलवे स्टेशन पर क्या कर रही हैं। दरअसल इनका नाम कांता देवी है, जिनके 2 बेटे राजीव और राहुल हैं। कांता जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी और खेती बाड़ी संभालता है और छोटा बेटा अंबाला में एक कपड़ों की छोटी सी दुकान चलाता है। अभी 3 महीने पहले ही कांता जी के पति की मृत्यु हो गई थी। छोटे बेटे के शहर में रहने के कारण कांता जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हालत एक काम वाली बाई की तरह थी, जो दिन भर घर का काम भी किया करती थी और बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं थी, लेकिन कांता जी फिर भी मन मार कर जैसे तैसे गुजारा कर ही रही थी। एक दिन जब कांता जी रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे राहुल का फोन आया। कांता जी फूली नहीं समाई। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फोन देखकर कांता जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे काम छोड़कर हाथों से फोन लेते हुए बोली, हेलो राहुल बेटा। तभी राहुल की आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बोला, माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहू शिखा की तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कांता देवी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा,
नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर राहुल बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राहुल धीमे स्वर में अपनी माँ से कहने लगा, माँ अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो ना बेटा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास अंबाला में आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह बात सुनते ही कांता देवी जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द अंबाला पहुँचने के लिए निकलती हूँ। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब कांता देवी जी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। उनका उनकी माँ से प्यार नहीं था बल्कि दिखावा मात्र था। परंतु कांता जी अपने बेटों की इन चालों से बिल्कुल अनजान थी। एक माँ की ममता को तो केवल अपने बेटे बहुओं की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है और बेचारा बेटा अकेले कैसे घर संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है। सुबह से शाम तक घर का काम करते हुए भी फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ, तो क्यों ना अंबाला ही चली जाऊँ। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से भी छुटकारा मिलेगा। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा राजीव घर पर आया तो कांता जी बड़े ही दुखी मन से बोली, बेटा कल मेरे अंबाला जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर राजीव चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तब कांता जी ने कहा कि शिखा बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए राहुल ने मुझे अपने पास बुलाया है। बेटा मैं विचार कर रही थी कि कुछ दिन राहुल बेटा के पास रहने चली जाऊं, तो उसे भी थोड़ा हौसला मिलेगा और घर का काम भी संभाल लूंगी। यह बात सुनते ही राजीव गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तब वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर कांता जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। राहुल मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो ठीक है माँ, मैं आपका अंबाला का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं, तो पिताजी के बीमे के पैसों पर भी हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहां जाएंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। तब कांता जी रौब भरे स्वर में बोली, इस समय में भी तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही हैं। वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं तो बीमा के पैसों में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए कांता जी ने कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे राजीव को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही राजीव और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। फिर क्या था, राजीव तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को अंबाला भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया, और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बैठा दिया। एक और तो कांता जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही है। अंबाला स्टेशन पर पहुंचते ही देखा कि सामने राहुल उसकी राह देख रहा था। राहुल से मिलकर कांता जी तो उसकी बलाई ही लेती जा रही थी। राहुल अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू शिखा से मिलते ही कांता जी बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, तेरी इतनी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूँगी। तभी उनकी बहू शिखा बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है। फिर कांता जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं। अपनी सास की बात सुनकर तभी शिखा सर झुकाए कपकपाती आवाज़ में बोली, माँ जी, दवाइयाँ कहाँ से लेती, आपके बेटे की तो कुछ कमाई है नहीं, सारा दिन बस दुकान पर मक्खियाँ ही मार कर आ जाते हैं।
यह सुनकर कांता जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे बनाकर तुझे पिलाऊंगी, तुम देखना बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। कांता जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काटकर उन दोनों को खिलाए। आज जैसे ही कांता जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तभी शिखा ने अपने पति राहुल से कहा, मुझे तो लगता है हमारा पासा हमें पर उल्टा पड़ गया। तुम्हारी माँ तो यह जहर जैसे काढ़े पिला पिला कर मुझे सच में बीमार कर देंगी। अरे क्या करूं शिखा, मैंने तो सोचा था कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाकर बुलाया है। लेकिन माँ है कि अपने देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर शिखा बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं, हमें कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, कभी राहुल अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लेता तो कभी शिखा किसी न किसी बहाने अपनी सास से पैसे ऐंठ लेती थी। बिना कुछ सोचे समझे कांता जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उनकी मदद करना उनका फर्ज बनता है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते और बहू पर काम का ज्यादा भार ना पड़े। इसलिए इस उम्र में भी कांता जी जैसे तैसे रसोई घर का सारा काम निपटा दिया करती थी और पूरे घर की सफाई, बर्तन धोने जैसे काम भी करवा देती थी, जैसे कि उनकी शुरू से ही आदत थी। इन सब से शिखा तो बहुत खुश थी कि चलो बैठे बैठे मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। कांता जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती। लेकिन एक दिन कांता जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाले पड़ गए, जिस कारण अब सारा का सारा काम वापस शिखा पर आ गया। ऊपर से जब राहुल ने उनसे कहा कि माँ इस महीने खर्चा ज्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमा के पैसों में से कुछ पैसे चाहिए, तो कांता जी बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे, तेरे पिताजी के बीमे के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई राजीव ने ले लिया, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वह तुमने ले लिया। मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट तक का पैसा नहीं है। कांता जी अपने बेटे राहुल से आगे कहने लगी, मैंने तो सारे पैसे तुझे दे दिए, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल एकाएक गुस्से में आ गया। माँ तुमने सारा पैसा राजीव भैया को क्यों दे दिया और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हो सारा पैसा खत्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा? राहुल अपनी माँ को तेवर दिखाते हुए बोला, अब जब सारा पैसा आपने बड़े भाई को ही देकर आई हो तो उसी के साथ रहो। तब कांता जी बोली, तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्चा क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती तुम पर। यह बात सुनकर शिखा बदतमीजी से बोली, ज्यादा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा खर्चा ही बड़ी मुश्किल से होता है, अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? फिर राहुल ने कहा, माँ आप एक काम क्यों नहीं करती, आप बड़े भैया के पास गांव वापस चली जाओ। अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर कांता जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह कहने लगी, बेटा मैं तो तुम्हारे बुलाने पर ही यहाँ आई थी, मुझे तुम लोगों से यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वह तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। बहू बेटे के पास कांता जी की बातों का कोई जवाब नहीं था। यह कहकर कांता जी रोने लगी। माँ जी यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे अपना खर्चा उठाया नहीं जाता, आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? शिखा ने कहा तो राहुल ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आप अपना सारा सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़कर आता हूँ। अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर कांता जी अचंभित रह गई।
उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे राजीव के पास फोन किया और रोती रोती उसे सारी बातें सुनाई। फिर राजीव बोला, माँ, हमने आपको इतने साल रखा है, तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? राजीव तिलमिलाते हुए बोला, अभी यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं रहिए। इतना कहकर राजीव ने फ़ोन काट दिया। कांता जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? कांता जी अपने पति को याद करते हुए मन में कहने लगी, आखिर यह दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। कांता जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। जिस बेटे के मुंह में वह गांव छोड़कर अंबाला आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वह बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब कांता जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। अपनी माँ कांता जी के जागते ही राहुल बोला, चलिए माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी शिखा बोली, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं हैं? आप आखिर हमसे चाहती क्या हैं? क्यों यहाँ रहकर हमारा खर्चा बढ़ा रही हैं? फिर कांता जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं कहाँ जाऊँ? राजीव ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। वो कैसे मना कर सकते हैं भैया? मैं भी तो देखता हूँ। चलिए, मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर राहुल अपनी माँ कांता देवी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और उसके बाद टिकट लेकर आने का कहकर गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ कांता देवी काफी देर से अपने बेटे की राह देख रही है और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई है। सुबह से शाम हो गई, एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल आई, लेकिन उनके बेटे राहुल का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह गुब्बारे वाला फिर से गुब्बारे बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही निढाल सी पड़ी हुई हैं। तभी थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों और मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस गुब्बारे वाले ने बूढ़ी अम्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए साहब, वह बूढ़ी अम्मा कल से भूखी प्यासी यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठी है, आप उन्हें भी खाना दे दीजिए। तब उन्होंने कांता जी को भी खाना दिया। कांता जी ने भूख और तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी से खत्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या? तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी, आप कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है? एक समाज सेवक के इतना पूछने पर कांता जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे मेरा यह हाल कर देंगे, लेकिन अब मैं किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। तब वह लोग उन्हें एक वृद्धाश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी, जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। कांता जी बड़े निराश स्वर में कहने लगी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी, लेकिन मैं उस नर्क में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूँगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बना ली। कांता जी की न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती हैं। शायद इसलिए माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही घटना घटित हुई 65 वर्ष की कांता देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने भी उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा?
समाज सेवी यह न्यूज़ कवर करके और कांता जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। कांता जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्धाश्रम का संचालक आया और उन्हें कहने लगा कि आपका बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। कांता जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई। साथ ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार उनके बच्चों के मन में उनके प्रति प्यार उमड़ आया। उत्साह भरे मन से जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आई, उन्होंने देखा कि 24 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर कांता जी निराश हो गई, वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को नहीं जानती थी। परंतु इस समय उन्हें पीछे से आवाज आई, कांता माँ, पहचाना नहीं आपने अपने बेटे को? कांता जी एक क्षण के लिए वहीं रुक गई और पलटकर देखने लगी। यह आवाज सुनकर उनके हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल सोनू पुकारा करता था। कांता देवी ने पीछे की ओर देखा और विश्वास से भरी नजरों से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखती ही रह गई। हाँ, यह तो सोनू ही था। उसे देखते ही कांता जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कितना बड़ा हो गया रे तू? 14-15 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल सोनू एक अनाथ लड़का था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी हालत पर तरस खाकर कांता जी और उनके पति ने उसे अपनी दूध की डेयरी में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब कांता जी के बेटे राजीव ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो सोनू पर चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से निकाल दिया। कांता जी रोती रह गई कि मेरा सोनू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। आज सोनू को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर कांता जी की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी सोनू बोला, अरे कांता माँ, अपने सोनू को आपने पहचाना नहीं? इतना कहते ही सोनू ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो तभी कांता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उसकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली। तभी सोनू की पत्नी भी कांता जी के पैर छूने लगी। यह आपकी बहू है राखी, सोनू ने कहा तो कांता जी ने उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी सोनू बोला, कांता माँ, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी तो मैं खुद को रोक न पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कदर नहीं होती, और यहाँ मैं अनाथ माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। कांता माँ, मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। कांता जी कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हुए हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूँगी। कांता माँ, बचपन में आपने जो प्यार मुझे दिया था उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ? माँ, यह आपका एहसान ही तो था मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ, और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। सोनू अपने दिल की गहराइयों से कांता जी से निवेदन करने लगा। ऐसा कहते हुए सोनू कांता जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन कांता जी आंखों में आंसू लिए जस के तस खड़ी थी। तभी उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर सोनू आंखों में आंसू लिए कांता जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, कांता माँ, कितने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस यह एक एहसान और कर दीजिए, हमारे साथ चलने के लिए मना मत करो। सोनू और उसकी पत्नी को इस तरह अनुनय करते देख कांता जी की आंखों से प्यार भरे आंसू का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर वह खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज सोनू को अपनी माँ मिल गई थी और कांता जी को परिवार का साथ। यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। तो दोस्तों, माता पिता के भाग्य की यह कैसी विडंबना है। जिन बच्चों के लिए वे पूरा जीवन खपा देते हैं
उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह बच्चे उनकी परवरिश को नकार देते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि लाखों मिल जाने से भी उस माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।